नमस्कार मित्रों, सॉकर कहानियों में आज हम फुटबॉल में ट्रैफिक लाइट्स के बारे में कहेंगे। ट्रैफिक लाइट्स, अरे ये तो सड़क की बात है, फुटबॉल से इसका क्या संबंध? क्या कोई गलतफहमी हो गई है? नहीं, आपने इसे कतई गलत नहीं समझा है। फुटबॉल का खेल ट्रैफिक लाइट से काफी प्रभावित रहा है, भले एक काफी देर से हुआ हो। ट्रैफिक लाइट सिस्टम में हरा रंग आपको आगे बढ़ने की अनुमति देता है, पीला रंग एक धीमा होने को कहता है, तो लाल रंग पूरी तरह रुक जाने को इंगित करता है। ये विचार एक अंग्रेज और प्रसिद्ध रेफरी केन एंडरसन ने फुटबॉल को रंग कोडिंग देने की भाषा देने के लिए ट्रैफिक सिग्नल से लिए थे। फुटबॉल में पीले रंग का कार्ड फाउल करने वाले खिलाड़ी को सावधान करने के लिए और लाल रंग मैदान से बाहर जाने के लिए दिखाया जाता है। इसकी क्रमिक घटना से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पेनाल्टी कार्ड किस तरह इस खेल का हिस्सा बन गए। एक ग्लोबल स्पोर्ट्स बन जाने के बाद फुटबॉल के खेल में रेफरियों के लिए यह जरूरी हो गया था कि वे कंट्रोल बनाए रखने के लिए खिलाड़ियों के साथ पहले के मुकाबले अब अधिक कम्युनिकेट करें, लेकिन इसमें भाषा की दिक्कत आ ही जाती थी। येस्टन स्कूल शिक्षक थे जो 20 साल की उम्र में इंजर्ड होने और प्लेयर के रूप में कैरियर पर फुल स्टॉप लगाने के बाद रेफरी बन गए। उन्हें एक नया करियर काफी इंटरेस्टिंग लगा। धीरे धीरे और लगातार रैंक बढ़ने के बाद फीफा ने उन्हें 1962 के वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में रेफरिंग की जिम्मेदारी दी। एस्टन ने मेजबान देश चिली और स्विट्जरलैंड के बीच के मुकाबले को बखूबी कंट्रोल किया। उन्होंने इसे पूरी तरह से नियंत्रित किया और उन्हें घरेलू टीम और इटली के बीच महत्वपूर्ण मैच के लिए चुना गया। रेफरी के लिए एक के बाद एक मैच प्राप्त करना और उसमें भी होस्ट को शामिल करना एस्टन को पसंद नहीं आया, लेकिन एक अनुभवी प्रोफेशनल के रूप में उन्होंने इसे उत्साह के रूप में ले लिया। उनके इस संपूर्ण सक्षम कंट्रोल को देखकर फीफा ने उन पर दो धुरंधर घरेलू टीम चिली और इटली के बीच होने वाले सबसे अहम मैच की जिम्मेदारी सौंपी। लगातार दो महत्वपूर्ण मैचों में रेफरिंग की जिम्मेदारी मिलने से एस्टन तारीख भी नहीं डगमगाए, बल्कि अनुभवी प्रोफेशनल की तरह गट्स दिखाते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया। मैच से पहले ही चिली प्रेस ने यह आरोप लगाकर कि इटालियन पत्रकारों ने स्थानीय महिलाओं के बारे में अपमानजनक कमेंट की है, घरेलू टीम के फैंस के गुस्से को भटका कर सातवें आसमान तक पहुंचा दिया था। इससे सबसे तेज तर्रार मुकाबले की नींव रख दी गई थी और वही हुआ भी। उस दोपहर वहां मैदान में जो कुछ हुआ उसे कतई फुटबॉल नहीं कहा जा सकता। इसी वजह यह मैच बैटल ऑफ सैंटियागो के नाम से मशहूर हुआ, जिसके बारे में एस्टन ने बाद में टिप्पणी करते हुए कहा था, मैं किसी फुटबॉल मैच की रेफरिंग नहीं कर रहा था, बल्कि वहां मेरी भूमिका तो सैन्य युद्धाभ्यास में अंपायर जैसी हो गई थी। मैच के दौरान 3 बार सेना को मैदान में बीच बचाव के लिए बुलाना पड़ा और चिली की 2-0 के अंतर से मिली विजय से पहले प्लेयर्स के बीच कई बार हाथापाई हुई और
झगड़े को रोकने के लिए एस्टन को कई बार हस्तक्षेप करने को मजबूर होना पड़ा। जो भी हो, वो अंग्रेज अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रहा। वे 1963 के एफए कप फाइनल में रेफरी रहे और उसके बाद अंपायरिंग से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। लेकिन फीफा ने एस्टन को अपनी रेफरी कमेटी में शामिल होने को कहा और जब इंग्लैंड 1966 में पहली बार वर्ल्ड कप का होस्ट बना तो उन्हें रेफरी विभाग का सर्वे बना दिया गया। लेकिन एस्टन के लिए यह आसान नहीं था क्योंकि इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच हुआ क्वार्टर फाइनल विवाद में फंस गया। मैच के दौरान जब स्थिति उग्र होकर हाथ से निकलती दिखने लगी तो मैच के रेफरी ने अर्जेंटीना के कप्तान को मैदान से बाहर भेज दिया। वहां पर बीच बचाव के लिए एस्टन को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। उस विस्फोटक स्थिति से मैच रद्द होने से बचाने के लिए उन्होंने अपनी सारी मनोबल की शक्ति झोंक दी और मैच पूरा हुआ। उस दिन की घटनाओं ने एस्टन को पेनाल्टी कार्ड सिस्टम का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, जो 4 साल बाद जाकर मैक्सिको में हुए वर्ल्ड कप में लागू हुआ। वे मैच के बाद घर वापस जा रहे थे और एक लाल ट्रैफिक लाइट ने उन्हें रोक दिया। एस्टन ने तुरंत पीले और लाल रंग को मैच के इफेक्टिव तरीके और बिना किसी विवाद से कंट्रोल करने से जोड़कर उसे मैदान में लागू करने का रास्ता बना लिया। इस रंग सिस्टम के पीछे उनकी विचारधारा यही थी कि वे पीले रंग से प्लेयर्स को चेतावनी सहित ये बता सके कि वे उग्र न हो और आराम से खेलें, और लाल रंग से वे जता देना चाहते थे कि वे जो कर रहे थे वो गलत है और वे बाहर हो जाए। इन सब के लिए एस्टन को अपने सारे तर्क फीफा के गले उतारने पड़े क्योंकि इससे मैदान में होने वाली झगड़ों से बचा जा सकता था और रेफरी को भाषा की बाधा से दूर होने में मदद मिलती थी। साथ ही साथ मैदान के एक्शन को भी खेल के नियमों के अनुसार कंट्रोल किया जा सकता था। यह कार्ड सिस्टम दुनिया भर के रेफरियों के लिए एक ईश्वर का दिया उपहार ही था। एस्टन 1970 में फीफा रेफरी कमेटी के प्रेसिडेंट बने और अगले 2 साल तक इसी पद पर बने रहे। ये अजीबोगरीब है कि उन्हें अक्सर सिर्फ पेनाल्टी कार्ड सिस्टम का जनक होने का ही श्रेय दिया जाता है, जबकि सच्चाई तो यह है कि एक फेमस रेफरी के रूप में अपने करियर के दौरान एस्टन हमेशा ही कुछ नया करने में लगे रहते थे। ये पता नहीं कि क्या उनके करीबी लोगों के अलावा दूसरों को भी पता है कि किस तरह उन्होंने रेफरियों के यूनिफॉर्म में सफेद ट्रिम के साथ एकरूपता लाने में अहम भूमिका निभाई। वे पहले रेफरी थे जिन्होंने सबसे पहले काली शॉर्ट्स, ब्लैक फ्लाइट जैकेट पहनी और उसमें पॉकेट रखी, जो उन्हें मैदान पर काफी उपयोगी होती थी, जिसकी जगह आज टी शर्ट ने ले ली है। एस्टन को ही लाइन्समैन द्वारा सबसे पहले लाइन पर पीले और लाल झंडे के उपयोग किए जाने का क्रेडिट है। तब तक लाइन्समैन लाइन पर घरेलू टीम के झंडे का ही उपयोग करते थे। ये एस्टन ही थे जिन्होंने मैच में पहली बार
सब्स्टिट्यूट रेफरी का प्रयोग किया, जिसे आज चौथे रेफरी या चौथे असिस्टेंट रेफरी के रूप में जाना जाता है। रेफरी कमेटी के एक प्रभावशाली सदस्य के रूप में ये एस्टन ही थे, जिन्होंने खेल के नियमों में गेंद के प्रेशर को शामिल करवाने के लिए फीफा को तर्क के संगत समझाने में सफलता पाई। इसके अलावा उनके ही प्रयास से सब्स्टिट्यूशन के लिए नंबर बोर्ड शुरू किया था। फुटबॉल में एस्टन द्वारा लाए गए बेसिक बदलाव का ही नतीजा था कि एक आम खेल से लोकप्रियता की बुलंदी को छू सका। निश्चित रूप से वे फुटबॉल के विकास के युग पुरुष थे, जिन्होंने रेफरिंग को एक ललकार के रूप में देखा। हम फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।